दुकानों में कारोबार की बजाय साफ सफाई और सैनिटाइजर पर ज्यादा फोकस किया गया, सैनिटाइज किया गया। राजस्थान सरकार ने लगभग पूरे प्रदेश को खोलने का फैसला कर लिया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोनों में ब्यूटी पार्लर, सलून्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, पोलो ग्राउंड खोलेंगे। फैक्ट्रियां शुरू होंगी और नाइट शिफ्ट भी लगेगी। लेकिन इधर इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में बसें चलाने की भी परमिशन दे दी गई है। लेकिन इसके पहले सरकार और प्रशासन बकायदा रूट मैप तैयार करेगी कि कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कितना चुनौतीपूर्ण इस वक्त बना हुआ है कोरोना के खौफ के बीच में व्यापार को बढ़ाना, इसको फैलाना और किस तरीके से इसको आगे ले जाना, यही समझेंगे एक रिपोर्ट पहले। कोरोना के इस काल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना लॉकडाउन 4.0 में छूट के साथ ही देश पटरी पर लौटने लगा है। देश में लॉकडाउन के 55 दिनों बाद लोगों को बंदिशों से छूट मिली। देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लोग अब दफ्तर भी जाने लगे हैं। सड़कों पर भी पहले से ज्यादा लोग दिखने लगे हैं। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 16 राज्यों ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान में अंतर्राज्यीय बसें शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान में सैलून भी खोल दिए गए हैं। महाराष्ट्र ने सिर्फ ग्रीन जोन में छूट देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कारोबारी गतिविधियों का शुभ मंगल आज से हो गया है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जगह दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय के साथ प्रदेश में 20 लाख दुकानों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर में भी 1 लाख दुकानें खुली हैं। जयपुर में परकोटे में स्थित दुकानों के खुलने के लिए इंतजार करना होगा। इस क्षेत्र में ज्यादातर इलाका कर्फ्यूग्रस्त है। आज से ज्वेलरी, गारमेंट और फर्नीचर समेत दूसरी दुकानों में खरीद फरोख्त का काम शुरू हो गया है। मोबाइल की दुकानें भी नए आदेशों से खुली हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन के दौरान भी खरीदारी में तेजी रहेगी। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोना के बीच व्यापार कैसे होगा? खौफ के सन्नाटों में व्यापार कैसे सांस लेगा? सोशल डिस्टेंसिंग से बिजनेस में बूम आ पाएगा? गाइडलाइन की पालना से बाजारों में रौनक लौट पाएंगी? ये सवाल बड़े अहम हैं। लेकिन कोरोना के साथ जीना, इसको ही जिंदगी बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए अपने कारोबार की तरफ लौट चुके हैं। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, दुनिया की तरफ से जिस तरीके से चेतावनी है पूरे विश्व को लेकर, उसके बाद बहुत गंभीर सवाल खड़े होते कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाएगा। लेकिन सरकार, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार, तमाम चीजों को लेकर समन्वय बिठाने की कोशिश कर रही है और इसे पर समझने की कोशिश करेंगे जो दुकानें खुली हैं क्या वाकई में वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाएंगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर भी है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनका खुलना भी बेहद जरूरी है, चाहे फैक्ट्रियां हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे दुकान हो। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक एक करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वासुदेव देवनानी साहब है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं, जय सिंह कोठारी साहब है वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ दिन और इसको एक्सटेंड किया जाए, और चूंकि सरकार ने सबसे पहले बेहतर कदम उठाए थे, लेकिन उसी बीच में यह खबर आई कि दुकानों को खोलने के लिए, तमाम संस्थानों को खोलने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो समन्वय बिठाने की क्या तैयारी, किस तरीके से चीजों को बैलेंस किया जाएगा ताकि कोरोना तो बढ़ रहा उसको भी काबू कर लिया जाए और दुकान और संस्थान खुल रहे हैं तो फिर इनकम का सोर्स भी बढ़ जाए? देखिए संजय जी, प्रश्न आपका बिल्कुल सटीक है, क्योंकि दोनों ही मुद्दों पर, या यूं कह सकते दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ जीवन को बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका को, और दोनों इंटर रिलेटेड है। अब ऐसे में राजस्थान सरकार ने बहुत गंभीरता से इस कोरोना के संघर्ष को एक तरह से अंजाम दिया है, या एक ढर्रे पर लेकर के आए, ताकि इन दोनों मुद्दों पर हम जनता के बीच में उसकी सुरक्षा के साथ तैयार हैं।
और आपको पता भी है कि कंटेनमेंट जोन्स बनाने में या फिर जिस प्रकार से कंटेनमेंट की प्रक्रिया को किया जाना चाहिए उसमें भी हमको काफी अच्छी सफलता राजस्थान में मिली और एपिटोमी के तरह पूरे विश्व में इसको सराहा भी गया। अब बात यह है कि जितने गाइडलाइंस आ रहे एमएचए के जो गाइडलाइंस है उन्हीं के अनुपालना में सब कुछ किया गया है। अब देखिए जो लॉकडाउन होता है वो कोई किसी भी महामारी के लिए कोई इलाज के तौर पर नहीं होता है, पॉज होता है वो, ताकि आप अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यदि सर्ज हो तो उसको आप तैयार कर ले, वो अंडरवेलमिंग स्थिति से ओवरवेलमिंग हो जाए अगर ये स्थितियां, तो उसके लिए वो तैयार है। हाँ। और उसके तहत राजस्थान सरकार ने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको पूरी तरह से कंसोलिडेट किया है और जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आइसोलेशन की तैयारी है या फिर मान लीजिए एकदम से पीक और आ जाता है तो उस समय कैसे पेशेंट्स को ले जाना है, उनको ट्रीट करें, उस सब की तैयारी कर ली गई है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है वैश्विक तौर पर और शहर सभी राष्ट्र चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ढर्रे पे लाया जाए। अब ये नहीं कहा जा सकता इमीडिएटली इसके कोई बहुत अच्छे इम्प्लीकेशंस होंगे, हो सकता है कि रिट्रैक्ट करना पड़े अपने सारे स्टेप्स को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है और इसमें किसी के पास कोई पहले का कोई ऐसे मापदंड या कोई निर्धारित उदाहरण नहीं जिनका अनुगमन करके हमें सोच सकें जब हमने ये कदम उठाया तो बिल्कुल सकारात्मक होगा। लेकिन सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए सभी एसओपीज को मानते हुए और चूंकि अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो लोगों के बीच में सरकार की तरफ से जानकारी पूरी दी जा रही है कि जब आप बाहर निकलेंगे और जिस प्रकार से आपको ऑफिस में जाना है या अपने प्रतिष्ठानों में जाना है तो क्या क्या आपको एसओपीज फॉलो करने हैं और 2 गज की दूरी का जो प्रावधान है उसे फॉलो करें और कोई नहीं करेगा तो वो जो एपिडेमिक एक्ट है या फिर नहीं। अर्चना जी बेहद देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, मैं सिर्फ एक बात को लेकर कंसर्न हूं कि पब्लिक को यही बात समझ में नहीं आती क्योंकि बीच में शराब की दुकानों को खोला गया, क्या हाल कर दिया पूरे देश में इन लोगों ने कि जरा सी भी समझ इतनी नहीं इन लोगों के बीच में थी कि वाकई में लॉकडाउन चल रहा है, आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं और आप ही अपनी सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं। यही सवाल खड़े होते हैं कि जब फैक्ट्रियां चलेंगी, दुकानें खुलेंगी, सब कुछ नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी तो कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? या फिर सरकारें ये पूरी तरीके से मानसिक तौर पर कहा जाए कि पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए, अब सबसे पहले देश को संभालना है, राज्य को संभालना है? नहीं देखिए संजय जी, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई तो हम सबको लड़के लड़नी है एकमुखी होकर के। सरकारें अपना दायित्व निभाएंगी, मॉनिटर करेंगी, रेगुलेट करेंगी और कहीं अनुपालना में कोई खामी होती है तो कार्रवाई भी करेंगी। लेकिन ये तो एक ऐसा संक्रमण है जो हमारे लिए खुद के लिए घातक है और यदि शराबी ये नहीं समझते और नशे के इतने आदी हो गए कि उन्होंने सारी बाध्यताएं जो थी या जो प्रिकॉशंस होने चाहिए उनको बाईपास किया तो फिर सरकार ने उस चीज को भी ठीक किया और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया, कूपन सिस्टम भी शुरू किया गया। तो देखिए जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए वो बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक आपका रोटेशन नहीं आएगा इकोनॉमी में, आपकी डिमांड और सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जनता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आपने देखा ना इकोनॉमिक पैकेज जो आया वो भी किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सरकारों के पास दोनों ही काम करने की आवश्यकता है, यानी जिंदगियां बचाने का भी पूरा काम करना है और साथ ही साथ लाइवलीहुड जो है जनता की उसको भी वापस से शुरू करना है। बिल्कुल सही। अभी सारे लोग घरों में बैठे, आपको पता है 10 करोड़ श्रमिक जो हैं वो किस तरह से उनका सैलाब हाईवे पे पड़ा है, तो कुछ ना कुछ खामी तो यूं कह सकते हैं रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए हम लोग कंसर्न है, आप भी लगातार बॉर्डर पर आपके तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यूपी भेजने की तैयारी की जा रही, यही जिम्मेदारियां सरकार की होती है। लेकिन एक तरफ अगर संक्रमण बढ़ता है तो फिर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देवनानी साहब, अर्चना जी ने कहा कि जो आर्थिक पैकेज किया गया था, जिसकी घोषणा की गई थी, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन सरकारों को यह सोचना होगा कि राज्यों का अधिकार जो मिला है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। जो सरकार कदम उठा रही है उसको बीजेपी किस तरीके से देखती है? जी, इस स्पेशल लॉकडाउन 55 दिन आज हो गए जी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सिस्टम को तो लाना पड़ेगा। ये इसलिए था कि लोगों के ध्यान में आ जाए कि कोरोना से कैसे बचा जाए जी। लेकिन इस समय 2 बातें कहूंगा कि मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ गाइडलाइंस दी उसका एक इस प्रकार का विवेचन है कि धीरे धीरे हम इस पटरी पर लाएं और जो पैकेज दिया है इससे बढ़िया पैकेज हो नहीं सकता था। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो। अब इस पैकेज को यदि राजस्थान सरकार या अन्य सरकारें नीचे धरातल पर लाने का तो इनकी मशीनरी का काम होगा।
ये मशीनें ला पाएगी, लेकिन मन में यही है कि पैकेज से कुछ नहीं मिला। ये एक तरह से छोटी ओछी राजनीति है। यानी आप एक पैकेज को पूरा ढंग से पढ़ो, अलग इस प्रकार का होगा तो मैं एक एक पैकेज के बारे में चर्चा करूंगा। आज पहली बार है 1 लाख करोड़ रुपए केवल नरेगा के लिए दिए, तो नरेगा के लिए दिए तो उसे रोजगार नीचे को नहीं मिलेगा क्या? आज के लोगों के खाते में पैसा गया तो गरीबों के नहीं गया क्या? किसानों के खाते में पैसा गया तो किसानों को नहीं मिला। और जब लोन मिलेगा उसके बाद अपने हिसाब से शुरू करेंगे, उससे इकोनॉमी उसी से रिवाइव होगी। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने, मोदी जी ने एक इतना पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, उससे बढ़िया पैकेज किसी हो नहीं सकता। और कई लोगों ने तो इसकी सराहना भी की है, लेकिन यदि हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो निश्चित से इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हर सरकार सोचती है कि हमको केंद्र से सब कुछ मिले। अरे आपके पास जो रिसोर्सेज है आप भी तो उसका दो। देवनानी साहब तभी तो कह रही है अर्चना जी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। मैं तो यही सवाल पूछ रहा था, केंद्र सरकार ने जो दिया सो दिया, राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं दो भी थे। देवनानी साहब, जो राज्य सरकार ने कदम उठाए कम से कम उस पर टिप्पणी कर दीजिए। राजस्थान सरकार ने एक पैसे का पैकेज नहीं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने एक पैसे का भी पैकेज, ये क्यों नहीं गरीब लोगों के खाते में पैसा डालती है? आज तक एक भी पैसा डालो तो बताएं। गेहूं आया तो केंद्र से आया है, और खातों में पैसा गया है तो ऊपर केंद्र का गया है। 1 लाख करोड़ नरेगा का है तो कांग्रेस तो कह रही कि देखिए गेहूं हमने खरीदा है, महंगे दामों पर खरीदा है, प्रबंधन का पैसा मिला है। अर्चना जी, क्या सही नहीं कि गेहूं राज्य सरकार ने महंगे दामों पर खरीद कर गरीबों तक पहुंचाया? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, तक पहुंचा होता तो अभी तक गरीब बोलते ना 40,000 मीट्रिक टन जो है केंद्र ने फ्री का गेहूं दिया है, और सदी का सबसे बड़ा मुश्किल दौर है। अब ये कहें कि इस पे राजनीति, लेकिन आप यदि सरकार के तौर पर कोई पैकेज जारी करो और गलत आंकड़े दो, और प्रधानमंत्री जी खुद कहें कि 10% ऑफ जीडीपी और निकलता वो 1% है, और अगर आप मनरेगा जिसको सबसे बड़ा गड्ढा कह रहे थे उसी पर आज आश्रित हो, तो कम से कम ये स्वीकार करना तो शुरू करो। यहाँ ये खामी है तो हमें इसको सुधार लेना चाहिए। जब तक आप गरीब जनता के जेब में पैसा नहीं डालोगे तब तक आप रिवाइव नहीं कर सकते इकोनॉमी। आप 500 रुपए देकर कहते हो गरीब महिला को कि हमने 500 रुपए दे दिए, उसमें से भी आधी से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिले क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है विलेजेस में, और इसके अलावा उनको लाइन में खड़ा होना पड़ता है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। जो दिक्कतें हैं, जो खामियां हैं, उसको समझ करके एक दूसरे से राय करके काम करना चाहिए। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के प्रधानमंत्री जी से कहा, नहीं ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी ना के लिए, उनके ट्रैवल के लिए। अर्चना जी समय चुकी का, मैं इसीलिए मैं बीच में टोकूंगा इस बात को लेकर। एक सेकंड अर्चना जी, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी, मैं बीच में रोकूंगा। आपके पास दोबारा आता हूं। देवनानी साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कोठारी साहब देखिए, राजनीतिक छिटाकशी है, राजनीतिक छिटाकशी है कि भाई हमने दिया, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने नहीं दिया, हमने ये कर दिया। ये बताइए सर, मैं आऊंगा। देवनानी साहब माफ करिएगा, कोठारी साहब ये बताइए, आप तो सर आर्थिक चीजों को समझते हैं। राज्य सरकार को किसने रोका? केंद्र सरकार ने जो पैकेज जारी किया उसका जिक्र नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है उस बारे में आप बताइए। राज्य सरकार ने जो चीजें खोलने के लिए कहा है, क्या वाकई में ऐसे हालात में उनको ऑपरेट करना बेहद जरूरी हो जाता है, या फिर जनता की जान को सबसे पहले बचाना चाहिए? नहीं देखिए, अब ये सब चीजें जरूरी आता हूँ अर्चना जी, आता हूँ, माफ करिएगा, आप दोनों लोगों की आवाज कम आ रही है। भारत में नहीं सुनिए, कोठारी साहब को सुनिए, फिर मैं आता हूँ। कमाने खाने वाले हैं और ये पब्लिक की चॉइस है। जिसको ठीक नहीं लगता है वो मार्केट में नहीं जाए, वो घर पे बैठा रहे। ये ऑप्शन तो देने पड़ेंगे। और ये क्या है कि ये डिस्ट्रिक्टिव डेवलपमेंट का दौर है, तो इसमें कम से कम हमको मान के चलिए 1-2 साल का पीरियड नॉर्मल स्थिति होने में लगेगी। तो हमारी जैसे लाइफ स्टाइल का पार्ट इसको बनाना पड़ेगा, और जिस तरीके से नई लाइफ स्टाइल है वैसे ही ये कह लीजिए नया वर्किंग का ऑर्डर है जिसको हमारी आदत में ढालना पड़ेगा। और सरकारें अपना काम करेगी, व्यवस्था अपना काम करेगी, लोग अपना काम करेंगे, सबको अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। आप अभी नहीं देते, मान लीजिए 15 दिन बाद देते। मैं तो कह रहा हूँ अभी जून जुलाई में कहते हैं सबसे ज्यादा जो हमारे केसेज हैं तब आने की संभावना, फिर क्या करेंगे आप? तो जो भी है रास्ता इसी में से निकालना पड़ेगा। इसका कोई श्योर शॉर्ट कोई भी अमेरिका जैसा देश भी नहीं निकाल पाया कोई रास्ता, हमारे पास में नहीं है। हमारा पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा है, रोजी रोटी लोग कमाने वाले, डेली खाने वाले लोग बहुत संख्या में हैं। तो इन सबको ध्यान में रखे जो भी किया गया है वो मेरे हिसाब से सही है। बस इससे आगे नहीं बढ़े और 15-20 दिन महीना पर इंतजार करें कि हम वो 4th कोठारी साहब और क्या किया जाना चाहिए? मेरा सवाल सर ये था सर कि क्या किया जाना चाहिए था। देखिए, हर एक देश ने आर्थिक पैकेज जारी किया है,
सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका से लेकर इटली से लेकर जितने भी देश सबसे ज्यादा परेशान थे, सबने कुछ ना कुछ किया है और वाकई में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन विश्व बैंक कहता है कि हम तो उस दिशा में जा रहे हैं, एक तो महामारी आ गई, इसके पहले हम खुद परेशान थे और वही हालत इस वक्त राजस्थान और भारत के ऊपर भी प्रभावी होती दिखाई दे रही। तो क्या और किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ, या जितना हुआ है वो बेहतर हुआ है? शॉर्ट में बताइएगा, सबके पास जाना दो। जो हुआ वो उसका अलग अलग अपना अपना मत है, लेकिन जो राजस्थान सरकार को अब करना चाहिए मेरी राय में यह है कि एक तो अभी जो पिछले सप्ताह वित्त मंत्री ने एक एमएसएमई की डेफिनेशन को बदलने की बात कही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ में सर्विसेज को इंक्लूड किया। अच्छा। उस परिभाषा को राज्य सरकार को भी डिफाइन करके अपने जो लैंड लॉज हैं उसमें परिवर्तन करके उसको क्लियर करना चाहिए, जबकि जिससे उद्यमी आने वाले नए दौर में अपने कामकाज करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ सके, फाइनेंस उनको मिलने की सुविधा सरकार ने कही है वो फाइनेंस ले सके। तो हमारे जैसे रिको एरिया है, रिको एरिया में हम मैन्युफैक्चरिंग के साथ में सर्विसेज को जोड़ेंगे तो कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे अलाउड होंगी, ये क्लैरिटी सरकार को करनी चाहिए। तो सर महामारी कैसे कंट्रोल होगी, यह है इस पर भी फोकस करना होगा। महामारी कैसे कंट्रोल होगी, इसका जवाब लेंगे सर कोठारी साहब, माफ करिएगा देवनानी साहब, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, अर्चना जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद जाएंगे अर्चना जी के पास। देवनानी साहब, मेरा ऐसा कहना है कि ये जो बार बार गरीबों के खाते की पैसा कह रहे हैं, कर्नाटक सरकार ने अपने खाते से 1610 करोड़ रुपए 5-5 हजार रुपए नाई धोबी जो कमजोर वर्ग है उसके खातों में डाला है। अब राजस्थान सरकार को किसने मना किया? सिमिलरली आप बिजली के बिल माफ करने की बात आई, प्रियंका जी यूपी सरकार से तो मांग करती है कि आप बिजली के 2 महीने के बिल माफ करो। अरे भाई अशोक गहलोत आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जरा राजस्थान में भी तो माफ करो, इसकी तो आप घोषणा करो, इसके क्या मनाई? और जैसे एमएसएमई का आप करो तो आप यहाँ पे घोषणा करो ना, आप 2 खातों में आपको। हाँ हमारे तो हैं, मैं तो आज उनसे बात भी की है, ये बात उनको भी कही है, तो मैंने उनको कहा कि आपका अपने खाते से, राजस्थान सरकार भी अपने खाते से कुछ करे ना, एक एक पैसे के लिए केंद्र से करो, तो केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है। अरे केंद्र ने आज तक कितने करोड़ लोगों के 3-3 सिलेंडर फ्री दिए। देवनानी साहब एक बात का जिक्र आपने बहुत सही कहा है सर, ठीक है ये सवाल तो मैं पूछूंगा अर्चना जी से, जो आपने जिक्र किया ये फैक्ट है, लेकिन एक बात बताइए ना, ये राजनीति नहीं तो क्या है? शिवसेना कहती है भैया कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले सबको एक तरह से रोकने की बात कही गई, अब जब भेजने की बात आ रही तो यूपी सरकार परमिशन नहीं दे रही है। अशोक गहलोत सरकार कहती है भैया हम हमारे मंत्री तक वहां पर जाकर बॉर्डर पर खड़े, लेकिन यूपी सरकार सुनने को तैयार नहीं। और आप कह रहे केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया वो राज्य सरकार और गहलोत सरकार ने गरीबों तक नहीं पहुंचाया, तो ये क्यों हो रहा है? अगर वाकई में दोनों सरकारों को चिंता होती तो ये नहीं होना चाहिए था ना इस समय। ये पिक्चर नहीं समन्वय होना चाहिए। आप 85% रेलवे का, ये बात क्या सर, रेलवे के टिकट मांग रहे हैं, 85% केंद्र दे रहा है, यानी ये केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने का यदि सोच होगा तो समाधान नहीं होगा। दोनों को मिलकर के समन्वय बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के गाड़ी चलेगी। तो आज पैसे के बॉर्डर पे आप बात करें, बॉर्डर पे प्रियंका जी ने कहा कि 1000 बस के ड्राइवर और नंबर बसें भेज दी, मजदूरों के लिए कुछ सेवा कर दीजिए। अर्चना जी माफ करिएगा, देवनानी साहब आधे घंटे का होता है, थोड़ा मजदूरों के। अरे प्रियंका जी नंबर भी बता रही है बसों का, न बसों का नंबर बता रही है, न ड्राइवर का नंबर बता रही है। 1000 की बात है, कहाँ 1000 बसें करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया ये बोलना है। अब सच्चाई ये है संजय जी, अरे तो आप लोग कर रहे हो, प्रियंका कह रही है वो आप कह रहे हो, जो राहुल गांधी कह रहे हैं आप कह रहे हो। आप मजदूरों के साथ किनारे पे बैठ करके आप पूछे, अरे मजदूरों को कितना पैसा दिया? सरकार जो बोरो करेगी, यानी उसको बोरो करने, उधार लेने की क्षमता पर भी आपने राइडर लगा दिया। आप कहते हो कि 1% बोरोइंग, आप 0.5% फ्री बोरोइंग है, उसके ऊपर अगर 3% तो बढ़ा के 5% किया है, आपको पता ही नहीं है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी, तो उसमें से 1.5%। सुनिए आप मेरी बात, आपने क्या किया? उसमें आपने राइडर्स लगाए, आपने कंटीजेंट किया कि ये रिफॉर्म करिए, लोकल गवर्नेंस में करिए। अरे आपने क्या 3% तो 5%? आप लो तो सही, आपको तो कहीं आपके इकोनॉमिस्ट सही नहीं, और कर्जा लेने सिवाय आपके मंत्री केंद्र सरकार गालियां देने के अलावा कुछ कर नहीं रहे। बसें खड़ी है, उनकी एंट्री नहीं देते हो, श्रमिक मारे जा रहे हैं, कभी आप। अरे आपके राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या मजदूरों के साथ बैठ करके वाह लूटना चाह रहे हैं क्या? अरे उन्होंने अभी तक राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी क्या कर रहा है? मजदूर घर जाने के लिए परेशान है, कैंपों में जाकर देखिए वहां पर व्यवस्था जैसी तैसी किसी तरीके से जीवन काट रहे हैं। अगर ट्रेनों से उनको लाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो फिर यहाँ पर परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? राज्य सरकार, अरे शासित राज्यों में आंकड़े जारी नहीं करते हो। ये ट्रेनें मांग ही नहीं रहे,
आज तक इन्होंने 8 ही ट्रेनें मांगी है। अरे ये मांगे तो आज राजस्थान के जितने केंद्रीय मंत्री हैं कभी उनसे चर्चा हुई क्या? अपना विधायक कोष का पैसा किसने रोका आपको? अरे गलती आप कर रहे हो, मानो सही। आप केंद्रीय आपके गुजरात में मैंने दिया है, मैंने 41 लाख रुपए दिए हैं। आपके रघु शर्मा ने 1 लाख पैसा भी नहीं दिया है। कोठारी साहब हमने दे दिया है, आपको पता ही नहीं कुछ। आपके विधायकों ने कितना दिया है? उससे ज्यादा दिया है। अप्रैल को कि हमने झूठ आप बोल रहे हैं, सच बताइए सर। सबसे ज्यादा झूठ आप बोल रही है। सोनिया जी ने कहा हम पैसा देंगे, तब जाकर के आपको होश आया। आपकी आवाज आ रही है सर, बुलंद आवाज है आपकी आ रही है सर, बोलिए। आपके चक्कर में आने वाले नहीं है अर्चना जी। सहयोग नहीं करते हो, राजनीति करते हो, गरीब जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ मेरा राजस्थान सरकार को सुझाव यह है कि ये कोरोना का काल जैसे तैसे करके मान लीजिए हमारा सितंबर तक पूरा हो जाएगा, अच्छा बुरा जैसा भी रहेगा। अक्टूबर से हमारा टूरिस्ट का सीजन चालू होगा राजस्थान में, जो अगले 6 महीने तक करीब मेरा ये है फैक्ट रखा जा रहा है। कोठारी साहब की तरफ से सुन लीजिए, योजना बनानी चर्चा कर लेंगे। बसें क्यों नहीं जा रही है, ट्रेन क्यों नहीं ली जा रही एक्टिविटीज है वो 6 महीने के लिए अच्छी। कोठारी साहब समय कम है। कोठारी साहब साहब ने कहा एमएसएमई की परिभाषा। सर बताइए सच क्या है? पब्लिक तो गुमराह हो रही क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस खेल रही है अब दोनों पार्टियां। अरे एमएसएमई सच बताइए सर। तो कर्जदार है पहले से ही, उसको कर्जा चुकाने के लिए कर्जा दे रहे हो आप, पूरे देश को कर्जा बनाने वाले हो आप इस पैकेज से। क्या बोल रहे हैं आप? सर ये देखिए, ये कैट फाइट जो होती है दोनों पार्टियां कर रही हैं। आप मैं चाहूंगा फैक्ट रखिए, सच रखिए इस बात। ऊर्जा में दिया है आपको, कोयले नहीं। क्या प्रश्न आपका? सर मेरा यही सवाल है। कांग्रेस कह रही देखिए हमें पैसा नहीं मिला है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी 3% का जिक्र किया जा रहा था, उधर देवनानी साहब बोल रहे कि हमने ट्रेन के लिए बोला, इन्होंने लिया ही नहीं। उधर बसों को परमिशन नहीं दी जा रही, इधर दुकानें खुल रही तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। तो यही है कि आखिर चीजें बैलेंस कैसे हो रही हैं, कैसे होंगी? ऐसा बैलेंस होने का नहीं है। अगर ये सब एक्सपेरिमेंट है, कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आई है, चाहे आपको मेरे को किसी को भी बैठा दे, इनको भी बैठा दे, तो भी ऐसा ही चलेगा। ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। ऐसी विपदा कभी हमारे सामने आई नहीं। जो मैनेज कर रहे हैं ऐसा करिए, ठीक है, उसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन आगे की व्यवस्था कैसे रहे, इस कोरोना काल के बाद में सब चीजें पटरी पे कैसे आए, उसको दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि अक्टूबर से जो मार्च तक हमारा 6 महीने का टूरिस्ट सीजन, ये तो अच्छी बात है कि राजस्थान में ये गर्मी में ये कोरोना काल आया, इसलिए हमको टूरिस्ट का सेटबैक नहीं लगेगा। उस 6 महीने को हम कैसे बेहतर बनाएं, कैसे डोमेस्टिक टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाएं, जी बिल्कुल लाया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। कांग्रेस सरकार की हालांकि मंशा यही है। ठीक है, समय खत्म हो गया। अर्चना जी मैं चाहूंगा 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। 30 सेकंड में ये बता दीजिए अर्चना जी, सरकार ने अगले 6 महीने के लिए क्या सेट किया है? 30 सेकंड में ये बताइए सरकार ने अगले 6 महीने में क्या सेट किया है, किस लेवल तक अर्थव्यवस्था को ले जाना है, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन कुछ तो करना होगा इस महामारी के दौर में। देखिए संजय जी, समय सीमा है, लेकिन ये आप समझिए इस बात को कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के हाथ बांध दिए, लेकिन फिर भी जनहित में राजस्थान सरकार अपने सारे संसाधनों को झोंककर राजस्थान की जनता को स्वस्थ रखने, उसके जीवन को बचाने, उसकी आजीविका को सुनिश्चित रखने के लिए पूरा प्रयास करेगी, पूरा जतन करेगी। ये वो राज्य है जिसने सबसे पहले सारे इनिशिएटिव्स लेकर जो राय दी उसको केंद्र सरकार ने भी माना है। तो मान करके चलिए, यदि छोटी राजनीति को यदि भाजपा जो विपक्ष में आज यहाँ राजस्थान में वो छोड़ करके सरकार का सहयोग करे तो हम इस आपदा से और आसानी से उबर जाएंगे। और इनको समझना पड़ेगा, इनको खुद को मांग उठानी चाहिए कि इस पैकेज से फायदा नहीं हो रहा। पैकेज नाम क्यों देते हो जब कुछ देना ही नहीं चाहते? इनको खुद को आगे बढ़कर कहना चाहिए राज्य सरकारों की बोरोइंग कैपेसिटी को जो कंटिजेंट किया, देखिए इसका जवाब देवनानी साहब के पास पहले तैयार था, लेकिन माफ करिएगा सर, उपलब्ध कराइए। देवनानी साहब के मैं आ नहीं पा रहा हूं, नहीं तो इसका जवाब मुझे लगता है कि आपके पास वाकई में तैयार था। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि राजस्थान को पटरी पर लाना होगा। ये 2 महीने का वक्त जो बीता है इसमें बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तबाह हो गई हैं, और साफ तौर पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वह व्यापार वर्ग और लेबर वर्ग पे पड़ा है। कुछ मजदूर बाहर गए हैं, जो रुके हैं उनको काम देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि आजीविका को दोबारा से पटरी पर लाया जाए, राजस्थान को ऑपरेट किया जाए, राजस्थान को चलाया जाए, और साथ ही साथ इस कोरोना से जंग लड़ने के लिए प्रदेशों के पास फंडिंग भी मजबूत हो और जनता भी इससे कम से कम प्रभावित ना हो जिस तरीके से किसी। तमाम पहलुओं को लेकर सोच सरकारों की अच्छी है, लेकिन यह है कि इंप्लीमेंट मजबूती से करना होगा और सबकी भलाई के बारे में सोचना होगा। नमस्कार।